अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज हम अपना एक और प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू कर लेते हैं जिसके अंदर हम कैश फ्लो का दूसरा सवाल करेंगे। इससे पहले करा चुका हूँ। आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो हम अगर मैं कहूँ कि कॉन्टेक्स्ट है या जो कवरेज है वो ये है कि इसके अंदर रीवैल्यूएशन भी है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफ़र भी है, डिस्पोजल्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन कर लें कैश फ्लो का। सही है जी। अच्छा भाई, इसमें आपको वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो सर हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आसिम मुनीर लिमिटेड के नाम से ये सवाल है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया आसिम मुनीर लिमिटेड। सही है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड। हाँ जी, अगर मैं ईयर एंड देख लूँ तो क्या है सर, ईयर एंड 30 जून 2019। 30 जून 2019 सर, ये तो हमें खाली शशकों के लिए डालना होता है जो कि लाजमी है। आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूँ सवाल के अंदर तो वो है सर 4506800। सर ने कहा यह आ गया 4506800 और यहाँ पे आता है सर एडजस्टमेंट्स फॉर। अच्छा, मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। एडजस्टमेंट्स फॉर के बाद आपके पास यहाँ पे आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सही है, जिसके अंदर इंक्रीज और रिसीवेबल, डिक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन रिसीवेबल, इन्वेंट्री और जो भी आपके पेबल्स हैं अदर देन जो ऑपरेशन से हट के हैं वो, यानी ऑपरेशंस वाले से आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, हमने अपनी क्लासेस में भी देखा हुआ है। इसके बाद सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आप इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड माइनस करते हैं। इसके बाद हम ले आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अच्छा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बाद हम आ गए सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे। सर मतलब अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और अब सर हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं टी अकाउंट वाइज। अच्छा जी सर, हमने कहा कि सर अब सबसे पहले हमें काम ये करते हैं कि टी अकाउंट बना लेते हैं और हम देखते हैं हमारी बैलेंस शीट का पहला लाइन आइटम कौन सा है। सर सबसे पहला ये आ रहा है हमारा ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स। मैंने कहा सर मैं यहाँ पर आ गया ऑपरेटिंग फिक्स एसेट के अकाउंट बना लिया मैंने। अच्छा भाई, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट के अकाउंट के साथ साथ हम यहाँ पर सर एक काम ये कर लेते हैं कि CWIP का भी अकाउंट बना लेते हैं। चलिए जी, ये हमने कहा ये आ गया। इसके बाद हमने कहा कि भाई CWIP, सर इसका ओपनिंग बैलेंस, लेट्स चेक। इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है सर 4791,000। बस हमें मेक श्योर करना है कि हम कोई गलती ना करें, एक जीरो कम नहीं लग जाए। अच्छा भाई, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ये रहा सर। हमने कहा ये यहाँ पर आ गया। अच्छा भाई, इसका भी ओपनिंग ले लेते हैं और सर इसका भी क्लोजिंग ले लेते हैं। अच्छा, इसके ओपनिंग के अंदर हम कहेंगे 180 और इसके क्लोजिंग के अंदर कहेंगे हम सर 5 लाख। सही है जी। अच्छा सर, अब इसके रिलेटेड मुझे एडजस्टमेंट्स देखनी होंगी नीचे। सर देखें, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है तो आई बिलीव दैट हमें यहाँ पे इसका अकाउंट खोल लेना चाहिए। सही है जी। हमने कहा सर हम यहाँ पर इसका अकाउंट खोल लेते हैं क्योंकि वो इसके रिलेटेड ही होगा। और सर जब एक्विटी खोल ली है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, सही है जी, इसका ओपनिंग यहाँ आ जाएगा, फिर इसका क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा। और सर जब इतना ही कर लिया, इक्विटी एक ही खोल लिया तो बाकी भी खोल लें। सर यहाँ पे मैंने कहा शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम और इसके बाद हम खोल लेते हैं रिटेन अर्निंग। ऑल्दो आपने सीक्वेंस में चलना है बट मैंने यहाँ पे अपनी तसल्ली के लिए ये काम कर लिया। अच्छा भाई, रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग तो सर ज़ीरो आ रहा है। आपको विश्वास नहीं है मुझ पे तो आप देख सकते हैं, ये रहा सर रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग आ रहा है ज़ीरो और ये आ रहा है 72417। तो सर हम यहाँ पे 72417 को क्लोजिंग में टिका देते हैं। सही है जी। अच्छा भाई, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम की बात करूँ तो ये सर 4.5 मिलियन। सही है जी। और 4.5 मिलियन के बाद मैं इसमें प्लस कर दूँ 5 लाख का प्रीमियम, तो सर मेरे पास आ गया कुल मिला के 5 मिलियन। सही है जी।
5 मिलियन आ गया ओपनिंग पर। यू नीड टू मेक श्योर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैपिटल प्लस प्रीमियम है और जो रिटर्न या डिविडेंड मिलेगा वो सिर्फ कैपिटल पे मिलेगा। ये हमने अपनी तसल्ली के लिए, सहूलत के लिए एक ही अकाउंट बनाया है। और सर हमने कहा कि ये आ गया हमारे पास 7150000 क्लोजिंग 7150000 प्लस आपने कहा सर 4.5 मिलियन। तो सर हमारे पास क्लोजिंग है कि डेफिनेटली कुछ शेयर इशू हुए होंगे, कुछ कैश पे हुए होंगे, हो सकता है कुछ बोनस हो, जो भी है अभी देखते हैं। और सर रिटेन अर्निंग का ओपनिंग हम देखें तो ये आ गया 4880 500, सही है जी। और हमारे पास ये क्लोजिंग आ गया, यानी पूरी इक्विटी की वर्किंग के लिए हमने ओपनिंग क्लोजिंग टिका दी है। चलिए सर सबसे पहले तो यहाँ पे मासूमों की तरह फेंकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर मैं सवाल में गया, मैंने कहा था सवाल के अंदर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है मेरे पास, ये रहा, सही है जी। अच्छा भाई सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अब हम देखते हैं कि नीचे फर्दर एडजस्टमेंट्स क्या दी हुई हैं, जस्ट टू मेक श्योर। बीएल ने डिक्लेयर किया है फाइनल डिविडेंड ऑफ 15% ऑन 30 सितंबर 2018। 30 सितंबर 2018 पे 15% का फाइनल डिविडेंड दिया गया, यानी सर अगर मेरा ईयर एंड 2019 है तो ये 18 का फाइनल डिविडेंड है एंड वॉज पेड ऑन 30 दिसंबर। तो सर ये तो हो गया सितंबर का इवेंट, सही है जी। 2 लाख शेयर्स वर इशूड ऑन जनवरी 1 2019 एट अ प्राइस ऑफ ₹30। अच्छा भाई ये जनवरी 1 को इशू हुआ, यानी बोनस ये जो डिविडेंड है इससे पहले मिल चुका तो उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। खैर अब मैं अगर ये बात कहूँ आपसे कि सर मैंने अगर 2 लाख शेयर इशू किए हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर मैं यहाँ पर कैश इशू निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पर 2 लाख इंटू 30 कर लूँ तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर कैश इशू के अंदर कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि एक ही अकाउंट बना हुआ है। देख सकते हैं 2 लाख शेयर हैं, जनवरी 1 को इशू हुआ है, सही है जी 30 पे। और सर हमने कहा कि सर आप यहाँ पर 2 लाख इंटू 30 कर लेंगे, सही जी। 2 लाख इंटू 30 हो गया, ये आ गया सर कुल मिला के आपके पास 6 मिलियन का अमाउंट, सही है जी। 6 मिलियन का टोटल कैश रिसीट आ गया आपके पास इन द फॉर्म ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स, सही जी। 30 से मल्टीप्लाई करके, पर ये याद रखिएगा इसमें 10 रुपए कैपिटल है, 20 रुपए प्रीमियम है, सही है जी। आगे इसको लेके चलते हैं। फिर मैंने ये कहा कि सर 10% का बोनस इशू है, 10% का बोनस इशू है, तो सर 10% के बोनस इशू में हम कह रहे हैं कि ये है, पर सर आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को ये बोनस मिलेगा। आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, ये बोनस मिलेगा। तो सर हम यहाँ पर अगर बोनस के लिए वर्किंग करें, हम अगर यहाँ पर बोनस के लिए ये वर्किंग करें तो हमने कहा सर ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना था, तो सर ओपनिंग शेयर कैपिटल हमारे पास था कुल मिला के 4.5 मिलियन का। हमने कहा सही है सर, ये आ गया। फिर आपने कहा सर आपने इसमें फर्दर इशू किया ओनली कैपिटल, वो कितना है सर, आपने कहा वो आ गया आपके पास 2 लाख शेयर इशू किए, एक 10 के हिसाब से है। तो सर अगर मैं 2 लाख इंटू 10 करूं तो ये आ गया भाई 2 मिलियन। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि बिफोर आई मेक अ बोनस इशू, तो बोनस से पहले इतना शेयर कैपिटल है जिसपे बोनस मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि सर मैं यहाँ पर बोनस इशू निकालने के लिए कितना परसेंट बोनस इशू है भाई, सर सवाल में गए और हमने कहा कि भाई 10% बोनस इशू है, 10%। तो सर मैंने कहा इसका 10% कितना हो गया भाई, 6,50,000, सही है जी। तो मैंने कहा सर सिंपल मुझे तो ये वैल्यू निकालनी थी ना, इसकी एंट्री क्या बनी होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि डिविडेंड हमेशा पार वैल्यू पे मिलता है बेसिक इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर। तो हमने कहा कि सर यहाँ पर बोनस डिविडेंड, सही है जी। और जो बोनस डिविडेंड है हमारा, वो ये आ गया 650, सही जी। और कैश डिविडेंड जो हमारा था सर, आपको ये बात याद होनी चाहिए, जो कैश डिविडेंड है आपका वो सिर्फ उनको मिलेगा जो ओपनिंग पे मौजूद थे। तो सर ओपनिंग वाले कितने थे, ये। और हमने ये जो कैश डिविडेंड दिया वो कितना दिया है सर, 15% का। तो ये आ गया इतना, ये सिर्फ ओपनिंग पे मिला है, ये बात याद रखिएगा, देख लीजिएगा ये ओपनिंग पे आ गया,
ये आपको ये मिल गया बोनस, और सर ये जो है यहाँ पर ऑल टुगेदर इसको भी इंक्रीज करेगा। बोनस इशू ये आ गया जी आपके पास। अच्छा जी, तो सर अगर मैं देखूं, मैं इन सबको सम करूं तो मेरे पास 11650 ये इक्वल इसके हो जाता है। मतलब मैंने अकाउंटिंग बिल्कुल सही की है एंड आई डोंट नीड फर्दर ब्रेकअप। मुझे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे कैश फ्लो में जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो सर प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स मेरा आ गया कितना भाई, ये रहा। अच्छा भाई, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैश डिविडेंड पेड। सर बोनस इशू क्यों नहीं आएगा भाई? बोनस इशू तो क्या है, रिटेन अर्निंग, एक इक्विटी कम हुई दूसरी इक्विटी बढ़ गई, उसका मेरे कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो पहले सर कैश इशू से पॉजिटिव रिसीट्स आ गई, डिविडेंड पे नेगेटिव सही लगा देते हैं सर, ये 675 का ही है होपफुली। ये क्यों नहीं पिक किया इसने, ये आ गया 675। और सर हमारे पास ये आ गई फाइनेंसिंग की ये वाली अमाउंट, सही है जी। अच्छा भाई, आई थिंक कि हमारे पास अब फाइनेंसिंग के अंदर और कोई चीज़ नहीं है। मैं इसको हाईलाइट भी करता रहता हूँ जस्ट फॉर द सेक के भाई मेरी अकाउंटिंग सही होती रहे, मुझे याद है कि इसके अंदर यही पार्क हो चुका है। अच्छा भाई, अब मैं आ गया सवाल में वापस। मैंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसी ऑफ कैरिंग बिल्डिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। रीवैल्यूएशन वाज कैरिड ऑन जुलाई 1, यानी साल के शुरू की बात कर रहा है। और फेयर वैल्यू जो है 4.9 मिलियन की असेस की गई। और अगर मैं कहूँ कि भाई ये फेयर वैल्यू ये असेस की गई है 4.9 मिलियन की, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है ऑल एसेट्स की एट दैट डेट वाज असेस्ड टू बी 12 ईयर्स। अच्छा, अब आप समझने की बात ये सुनिएगा बहुत फोकस के साथ। बोल रहा है फेयर वैल्यू असेस की गई है कितने की, 4.9 मिलियन की। अब आगे क्या कहता है ये, ऑन 31 दिसंबर 2018 अ प्लांट वाज परचेज ऑन जुलाई 1 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज हैविंग अ फेयर वैल्यू दिस वॉज डिस्पोज ऑफ। अच्छा, जुलाई 1 की इसने बता दी, वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर रुपीज 425,000। The total life of the asset at the date of purchase was 14 years और 50,000 स्टिल रिसीवेबल है। यानी इस साल जो आपने पीपी को बेचा है, प्लीज सुनिएगा, इस साल जो आपने पीपी को बेचा है उसके अंदर उसके अंदर डिस्पोजल के अंदर उसका रिसीवेबल है, अभी भी उसका पैसा नहीं आया। अच्छा जी, अगर मैं सवाल में जाके देखता हूँ तो मेरे पास सवाल के अंदर ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स ओपनिंग दिए हुए 479,100 के। अच्छा भाई, अगर मैं सवाल में जाके देखता हूँ 479,100 के दिए हुए हैं, और मेरे पास सवाल के अंदर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास 4.9 मिलियन की फेयर वैल्यू आ रही है। तो सर मतलब ऐसा लग रहा है अभी कि इसने फेयर वैल्यूएशन नहीं की हुई, ऐसा लग रहा है कि इसने फेयर वैल्यूएशन नहीं की हुई, क्योंकि सर इसमें देखें आपके सामने की बात है कि ये 4791 की वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर इसने अभी ओपनिंग में फेयर वैल्यू को पार्क नहीं किया हुआ? अच्छा सर, अब इसको देखना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली, क्योंकि इसके अंदर IAS 16 का ऑल टुगेदर एक टेस्टिंग थ्रेशोल्ड हमने पार्क कर दिया है, जो कि आपको बड़ा बखूबी देखना होगा। प्लीज़ बहुत फोकस होकर देखिएगा। ये प्योरली ऐसा सवाल बन चुका है जिसके अंदर कैश फ्लो भी है और आपका IAS 16 का रीवैल्यूएशन का पूरा टेस्टिंग भी है, तो बहुत फोकस होकर यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, कंक्लूड तो ये हो चुका है कि सर साल के शुरू की जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली, ये आपको वैल्यू दी हुई है 31 दिसंबर 2018 की, बनी बिफोर रीवैल्यूएशन। और ये जो क्लोजिंग दी हुई है ना आपको, ये आफ्टर रीवैल्यूएशन दी हुई है। तो वो आपसे एग्जामिनर चाह ये रहा है कि आप पहले रीवैल्यूएशन करें और क्लोजिंग पे पहुंचें, और ये सारी चीजें असेस करें कि अकाउंटिंग क्या हुई होगी और फिर उसको कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये बहुत ही अहम चीज है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी सब नॉर्मल है, खाली इस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, सही है जी। मैंने ये कहा कि सर अगर मैं सवाल में आया और मैंने ये कहा कि सर अगर मैं यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ले लूँ ओपनिंग, सही है जी, तो मेरी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट आ रही है जानी 479,100। सही है जी, वो ये आ गई। अच्छा, अगर मैंने कहा कि भाई इसकी फेयर वैल्यू जो दी हुई है सवाल के अंदर, इसकी फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई है सर, वो आ रही है 4.9 मिलियन की। सही जी, ये एक ट्रिकी एडजस्टमेंट है इसके अंदर। अच्छा भाई, 4.9 मिलियन, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम ये जा रहा है रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर, तो सर मेरे पास जो सरप्लस आ गया वो सरप्लस फॉर द ईयर
साल के शुरू में, सरप्लस फॉर द ईयर साल के शुरू में सर आ गया है आपके पास 109 का, ऐसा ही है। ये कहाँ से खुल गया भाई हमारे पास, बंद हो गया भाई। अच्छा जी, सारे मसले आज ही होने भाई। ये बंद हो गया सर, इसको खुल गया गलती से। अच्छा जी भाई, सरप्लस फॉर द ईयर ये आ गया, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि डे वन पे एंट्री बनी होगी पीपी डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। मैं यहाँ पे पीपी के अकाउंट में आया और मैंने कहा सर रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से, रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से ये अकाउंट जो है डेबिट हुआ होगा, सही है जी। और मेरा सरप्लस का अकाउंट जो है पीपी की वजह से क्रेडिट हुआ होगा। ये हमने कर लिया सर 1,09,000, सही है जी। ये अभी हम स्ट्रेट चले जा रहे हैं, हमने कहा पहली तो चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब मेरा पीपी कुल मिला के हो गया इन दोनों को मिला के 4.9 मिलियन का। ये तो बात याद होगी ना कि ये बुक वैल्यू का अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड ऑलरेडी नेट हुआ था, तो मुझे पंचायत ही नहीं करनी थी। टेक्निकलिटी से तो फोकस होकर देखना। मैंने कहा सर अब जब मेरा एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे चला जाता है ना, तो मुझे अब डेप्रिसिएशन बुक करना होता है रिमेनिंग लाइफ पे। कौन सी लाइफ पे? रिमेनिंग लाइफ पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे पास डेप्रिसिएशन के लिए टोटल फेयर वैल्यू ओपनिंग दी हुई है ये, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, सही है जी। अब आगे सुनिएगा, बहुत फोकस होकर सुनिएगा सर। इसमें से मैं लेस करूंगा ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ, ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट डिस्पोज। सर फेयर वैल्यू क्यों भाई, सब एसेट फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं तो माइनस भी फेयर वैल्यू करूंगा, पर ये ओपनिंग फेयर वैल्यू है, याद रखिएगा इस बात को। मैं आया था सवाल के अंदर, मैंने कहा सर मैं यहाँ पर आया, वो कहता ये है कि भाई एक एसेट परचेज किया था जुलाई 2016 पे, यानी 2 साल पहले, साल के शुरू के 2 साल पहले, सही है जी। जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 490 की थी। जिसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 450 थी। याद रखिएगा 450 थी। कब? जुलाई 2018 पे। यानी जो मैंने ओपनिंग एसेट्स की फेयर वैल्यू ली उसमें इस एसेट की फेयर वैल्यू कितनी थी? 450। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं इस एसेट को जो कि 450 की वैल्यू रखता है, मैं यहाँ से कटा दूँ, ये हटा दिया। यानी इस एसेट की फेयर वैल्यू जब मैंने हटा दी, तो मैंने कहा भाई बकाया मेरे पास जो एसेट बच गया वो मेरे पास सर पूरे साल डेप्रिसिएशन होने के लायक है। तो मैंने ये कहा कि सर मैं इसको डिवाइड कर दूं, सही है जी। हम यहाँ पे कर लेते हैं। सर मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे ये दिखा दूं कि भाई मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 12 से। सर अच्छा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12 से क्यों? क्योंकि सर इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 12 साल है। तो मैंने कहा सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 12 से, सही है जी, और सर डिवाइड डिवाइड कर दूं 12 से, मैंने कहा 12 साल आ गई और ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी स्ट्रेट इसके ऊपर, दिस डिवाइडेड बाय, ये क्या दब गया भाई, दिस, सही है जी। ये हमारे पास आ गया सर पूरे साल का डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? पीपी के ऊपर, सही जी। रिमेनिंग लाइफ पे आया। अभी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी देखते हैं, प्लीज फोकस होकर देखिएगा। फिर मैंने कहा इसके अंदर ऐड कर दूं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट डिस्पोज। मैंने कहा ये आ गया, पर सर ये आपने जब तक रखा है ना, कहानी तब तक की है। इसकी भी लाइफ 12 साल होगी, खरीदा था 14 साल का, तो 2 साल हो गए, तो 12 साल बाकी है। अब मैं यहाँ पर आ गया और मैंने ये देखा कि भाई ये बेचा कब है? सर ये 31 दिसंबर 2018 पे बेचा है, तो सर कुल मिला के ये चला होगा हमारे पास 6/12। तो हमने कहा कि सर इसको डिवाइड कर दूं, सर इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं, सही है जी, ये मेरे ख्याल से हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। ये हो गया डिवाइड इससे, और सर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 6 से और डिवाइड कर लिया 12 से, तो सर ये आ गया हमारे पास कुल मिला के
6 महीने का डेप्रिसिएशन, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मेरे पास आ गया ये, सही है जी, 389583 का, सही है जी। और सर ये डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली पार्क कर सकता हूँ, यहाँ पर ये आ गया, हमने कहा सर ये रहा 389583 मैंने यहाँ पार्क कर लिया, ये आ गया सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा अब बारी है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। देखें आपने एक चीज़ तो याद रखनी है, पहले मैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वर्किंग करूँगा, थोड़ी सी टेक्निकल है तो आपने फोकस करना है। मैंने कहा टोटल टोटल आपके पास जो सरप्लस है वो कितना है, पहले तो ये ले आओ भाई यहाँ पे। मैंने कहा सर टोटल सरप्लस आपके पास है जो हमने यहाँ पर निकाला है वो ये रहा 1,09,000, सही है जी। अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे सरप्लस रिलेटेड टू एसेट डिस्पोज। अच्छा भाई कॉस्ट कितनी थी उसकी, भाई कॉस्ट उसकी थी जब आपने परचेज किया था तो आपने कहा भाई 490 का परचेज किया था, सही है जी, ये आ गया। अच्छा अगर मैं ये बात कहूँ कि आज तक ये इंसानों की तरह डेप्रिशिएट होके आया था तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 14 साल से, अगर कॉस्ट मॉडल पे था ये, सही है जी, और मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 12 ईयर्स से, तो मुझे क्या ओपनिंग बुक वैल्यू मिल जाएगी ये री वैल्यू होने से पहले वाली। मैंने कहा सर बिल्कुल मिल जाएगी, मैंने उसको डिवाइड किया 14 से और मल्टीप्लाई किया 12 से। तो सर मुझे बताएं इसकी जब बुक वैल्यू ये है, सही जी, इसकी फेयर वैल्यू 450 थी, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ इसके रिलेटेड सरप्लस 30 का होगा, इसके रिलेटेड सरप्लस 30 का होगा, ऐसा ही है। तो सर हमने क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया, तो हमने कहा भाई आउट ऑफ टोटल सरप्लस, आउट ऑफ टोटल सरप्लस हमने अगर ये माइनस कर दिया तो सरप्लस रिलेटेड टू ऑल अदर एसेट्स अवेलेबल कितना है ये। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसको अगर मैं बहुत फोकस होकर सुनिएगा जानी, इसको अगर मैं 12 सालों से डिवाइड करूँ, सही है जी, और प्लीज़ फोकस होकर सुनना, और मैं करूँ सर मल्टीप्लाई 11 से, तो क्या आप ये मानते हैं मेरे पास साल के आखिर का आ जाएगा, और मैं सिंपल 12 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 1 साल का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा उन एसेट्स के ऊपर, उन एसेट्स के ऊपर जो पूरे साल मौजूद थे। तो मैंने कहा सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 12 से तो मेरे पास 6583 आ गया। सर यहाँ पे देखिएगा मैं एक एंट्री बनाऊंगा, प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनिएगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। मैंने कहा सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सही जी, एक तो यहाँ पे गलत लिंक लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ से लगा दूँ, ये रहा। तो सर मैंने कहा कि भाई मैंने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र किया है इतना 6583, सही है जी, 6583। अच्छा ये रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हुआ है जो उन एसेट्स का जो कि फुल ईयर है। अच्छा अब मैं अगर एक बात कहूँ, क्या इसके अंदर 30,000 पूरा शामिल है? देखो जो एसेट यूज़ हुआ उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करूँ वो भी होगा, और फिर जब एसेट बिक गया तो उसका बचा कुचा भी रिवर्स होगा, तो मैं एक साथ ही पूरा रिटेन अर्निंग में, सही है, ट्रांसफ़र ऑफ डिस्पोज, सही जी, ट्रांसफर ऑफ डिस्पोज में यहाँ से वापस कर रहा हूँ, मैं फिर इसकी लॉजिक दे रहा हूँ, देखो समझ लो उसको यूं। मैंने कहा भाई ये एसेट था आपके पास जिसका सरप्लस 30 था, मैंने कहा भाई अगर मैं इस 30,000 को डिवाइड करूँ किससे सर, 12 से, और मल्टीप्लाई करूँ 6/12 से, सही है जी, तो एक तो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया इसके ऊपर, सर दिस डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6/12, सही जी, इंटू 6/12, ये आ गया 1250। सर ये आ गया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। फिर मैं कहूंगा कि भाई अगर 30 में से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देता तो इतना बचता, भाई इतना बचता तो ये एसेट ही बिक गया ना, तो इसके रिलेटेड सरप्लस भी नहीं होगा, वो भी रिटेन अर्निंग में फेंको, रियलाइज हो गया है। क्या ये बात समझ आ रही है? कुल मिला के मुझे 30 ही रिवर्स करना है, कुछ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम पे और सर कुछ इस नाम पे कि भाई वो एसेट बिक गया है, तो मैं कुल मिलाकर यहाँ पर, कुल मिलाकर यानी यहाँ पर 30 ही रिवर्स कर दूँ, तो कोई उसमें दो राय नहीं है, अलग अलग नाम से करो या एक साथ कर दो, बात एक ही है, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, पर मैंने आपको अलग से लॉजिक दे दी है इसकी। अच्छा सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करेगा? मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कहा सर अगर मैं रिटेन अर्निंग पे देखूँ
तो एक तो इसका इम्पैक्ट है। चलें जी भाई, ये माशाल्लाह हमारा माउस जो है क्या चाह रहा है पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा, बट एक मिनट भाई, हमारे पास एक तो ये आ गया, अल्लाह करे अब लिंक हो जाए। सही है, ये आ गया, और फिर हम प्लस कर रहे हैं इसमें ये, एंटर भी दूसरा वाला चलाते हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं। बिल्कुल सर यही है 36, और हमने कहा भाई ये आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट से। अच्छा अगर हम देखें सर, अगर मैं इसका टोटल करूं इस वाले साइड का, ये आ रहा है 8747,863, और अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये भी आ रहा है 8747,863। मतलब सर अब हमने अकाउंटिंग बिल्कुल पप्पू की है, बिल्कुल सही अकाउंटिंग हो गई है। बात क्लियर? तो दिस वाज ऑल द क्राइटेरिया जो कि आपको रीवैल्यू करके इसको आगे लेकर आना था। सही है जी। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि सर शेयर कैपिटल का अकाउंट भी देख लें, ये भी मैच है। सही है जी। अब सर, अब रीवैल्यूएशन का अकाउंट भी हो गया, इसका भी कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि ये इक्विटी से इक्विटी की मूवमेंट है। और सर ये भी देख लेते हैं कि ये वाला अकाउंट मैच है। अगर आपने ये सही किया तो मतलब अकाउंटिंग बिल्कुल सही हुई हुई है। देखो जिसने ये कीबोर्ड बनाया ना, ये आ गया सर एग्जैक्ट मैच है। चलें जी सर, ये तो हमने कर दिया टैली। अब सर रीवैल्यूएशन की पूरी वर्किंग करके आप खाली यहाँ तक पहुंचे और ये डेप्रिसिएशन है। बस सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन डिस्पोजल आपने नहीं डाला, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये सिर्फ किसके ऊपर, बल्कि ये दोनों डाल दिया है। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना मैं वापस से इसको डाल देता। ये आ गया। अच्छा भाई, अब डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट देखिएगा, फोकस होकर डिस्पोजल की मैं कैरिंग अमाउंट कैसे निकालता हूँ। सर साल के शुरू में वो कितने पे था? 450 पे। ऐसा ही है भाई सर, 450 पे कैसे था भाई? अल्लाह की कसम 450 पे ऐसे था क्योंकि क्योंकि सर आपकी फेयर वैल्यू पे था ना 450 पे। तो हमने कहा सर अगर मेरा एसेट साल के शुरू में 450 के ऊपर था, मेरा एसेट 450 के ऊपर था, ये क्यों मेरा माउस यार आज तंग कर रहा है। तो सर अगर मैं यहाँ पर 450 को लिंक कर दूं कि यार इसकी ओपनिंग फेयर वैल्यू 450 थी, और सर इसको मैंने माइनस कर दिया ऑल टुगेदर इसके फॉर द ईयर के डेप्रिसिएशन से। सही है जी, फॉर द ईयर के डेप्रिसिएशन से। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन ये रहा, तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल इसकी बुक वैल्यू ये रही होगी 431,250। मैं सवाल में चला जाऊँ एक बार ताकि एक कंफर्मेशन हो जाए, और हम इसको चेंज भी कर लेते हैं। ये इसको लगा देते हैं भाई यहाँ पर। ये आ गया यहाँ पर। अब सर इसका माउस देखते हैं ये चल जाए, शुगर है, और ये भी हमें नीड नहीं है। अब इसको ले आते हैं भाई अगला हथियार। अब सर मुझे लगता है कि दुनिया में मैं सब अचीव कर लूँगा। खैर, हमने इसको बेचा कितने पे भाई? 425 पे। तो सर वो खानदानी अप्रोच, सेलिंग प्राइस 425 की आ गई। चलें जी, हमने कहा सर हमारी कैरिंग अमाउंट जो है, जो कैरिंग अमाउंट है वो ये रही, और सर हमारे पास ये आ गया कुल मिला के लॉस। तो सर हमें ये तो बात पता है ना कि लॉस ऑन डिस्पोजल ऊपर ऐड बैक हो जाएगा। तो हमने कहा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी क्या हो गया जी? ऐड बैक हो गया। सही है जी। और यहाँ पर आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, ये आ गया जी। अच्छा भाई, अब सर आपने कहा था कि आप डेप्रिसिएशन ऑन पीपी भी ऐड बैक करा देंगे, नॉन कैश है डेप्रिसिएशन ऑन पीपी। कितना है भाई? ये आपने खुद ही निकाला, ये आपकी अपनी तकलीफ है। वो ये रहा सर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये ऐड बैक हो गया क्योंकि सरप्लस का तो कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और सरप्लस से जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर है उसका भी कैश फ्लो का कोई इंपैक्ट नहीं है। खैर सर, अब इस अकाउंट में देखते हैं कि वो क्या कहता है मुझे। वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर पीपी
भी एक्वायर किया है एक। और सर अगर मैं यहाँ पे सवाल में देखूँ, नो ट्रांसफर वर मेड फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ईयर, तो सर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे भी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, तो मतलब सर ये इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन CWIP है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन CWIP है। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये कौन सा लगा हुआ है इसमें, इसको निकाल लेते हैं, सबको निकाल लेते हैं भाई। चलिए जी सर, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड की बात करें तो ये रहा। तो सर हम क्या कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन CWIP। अच्छा भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन CWIP का मतलब है कि पैसे का आउटफ्लो ये चला गया आपके पास से। इसको भी सही कर लेते हैं, इसको भी सही कर लेते हैं। अच्छा जी, अब सर इसके बाद हमने कहा कि सर अब जब मैंने यहाँ पे सारी मूवमेंट्स पार्क कर ली हैं पीपी के अकाउंट में, वो कह रहा आपने और पीपी खरीदा भी है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका सम किया यहाँ पर, इसमें से ये माइनस किया और इसमें से ये माइनस किया, तो सर ये आ गया पीपी एक्वायर्ड, ऐसा ही है पीपी एक्वायर्ड। पर सर एक यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी में मुझे एक ख्याल रखना था, उसने कहा था इसमें से 50,000 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं, तो मैं यहाँ से 50,000 रुपये कटा दूंगा। ये मुझे याद आ गया, वरना ये कैश फ्लो टैली नहीं होता, क्या टैली भी हो जाता ऊपर एडजस्ट हो जाता है ये। तो हमने क्या कहा कि सर 4/25 में से मैंने यहाँ से 50,000 माइनस कर लिए, 4/25 में से 50,000 माइनस कर लिए, और ऊपर मैं वर्किंग कैपिटल में भी इसको हटा दूंगा। और मैंने यहाँ पे सर ये करा दिया परचेज ऑफ पीपी, और इसके रिलेटेड पेबल होता तो वो भी माइनस कर लेता मैं, और यहाँ पे पूरा नहीं दिखाता मैं। सही है जी। तो हमने कहा कि सर मेरे पास पीपी आ गया ये, तो सर आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी। और ये सारी चीज़ें अब सर नॉन कैश कोई भी नहीं है इसके अलावा, CWIP रिटेन अर्निंग ये सब हो चुका है, कैश डिविडेंड मैंने दिखा दिया होपफुली, और ये रहा प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब सर मैं सवाल में जाता हूँ, तो मैं गोली गोली जल्दी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कोई एडिशन नहीं है। तो सर अगर मैं ये देखूं कि 7/25 है और 9/50 है, तो सर देर मस्ट बी सम डेप्रिसिएशन। आईपी का देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1/50 दिया हुआ है, तो सर मैं यहाँ पर आ गया सवाल में, और मैंने कहा कि सर डेप्रिसिएशन ऑन आईपी 1/50 ये ऐड हो गया। अच्छा जी, अब सर डेप्रिसिएशन अगर ये ऐड हो गया हमारे पास, तो हम यहाँ पर इसका अकाउंट बना लेते हैं आईपी का। जल्दी से अगर हम देख लें, सर हमारे पास आईपी का ओपनिंग है 725,500, डेप्रिसिएशन आ गया मेरे पास कितना है भाई 1/50, अल्लाह करे यही हो सही लिखा हो मैंने, ओके जी। और हमने कहा कि सर इसका क्लोजिंग जो आ रहा है आईपी का हमारे पास वो आ रहा है 9/50। तो सर हमारे पास जो एडिशन है वो आ गया 374,500 की। तो सर हमने यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ आईपी, सही जी, फेयर वैल्यू अगर देखो फेयर वैल्यू पे होता तो फिर इंक्रीज कैन बी द फेयर वैल्यू ऑफ आईपी, बट यहाँ पर क्योंकि डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो कॉस्ट मॉडल पे शेड पता लग रहा है, तो मतलब ये एक्विजिशन ही है और कुछ भी नहीं है। सही है जी, तो ये बात याद रखिएगा, हमने अकॉर्डिंगली टेक्निकलिटीज़ के साथ इसको देखा है। तो आई थिंक सर अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ख़त्म हो गया होगा, और हमने यहाँ पर देख लिया भाई ट्रांसफ़र मैक्सिमम पॉसिबल रिटेन अर्निंग ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, इसको भी अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई सर इसके बाद प्लांट वाली भी चीज़ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है सर, खाली इसको वर्किंग कैपिटल को मैं पार्क कर दूँ आपको यहाँ पर। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल देखूं सवाल में आकर, तो वर्किंग कैपिटल में स्टॉक एंड ट्रेड आ रहा है 1.1 मिलियन में से 859,000, तो मैंने कहा सर 1.1 मिलियन में से 859,000 अगेन चेक कर लेते हैं, ये 1.1 मिलियन में से 8.859,000 मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, सर इन्वेंट्री मेरी हो रही है डिक्रीज,
और इन्वेंट्री के डिक्रीज होने का मतलब है पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज़ हुई है, मतलब COGS में तो इम्पैक्ट है बट कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या कर दी, ऐड बैक कर दी। सही है जी, यहाँ पे लिख भी लेते हैं 1.1 मिलियन माइनस 859,000। सही है जी, ये आ गया। अच्छा जी, ये हमने कर लिया सर। यहाँ हमने लिख दिया इंक्रीज इन, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सही है जी, ये आ गया। अच्छा भाई, इसके बाद हम आ गए ट्रेड रिसीवेबल पे। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल की अगर बात करें तो मुझे क्लोजिंग से 50,000 माइनस करना होगा, तो 2,210,000। सही है जी, और मैं यहाँ से माइनस कर दूँ, और मैं अगर यहाँ पे आ गया 2,715,000 माइनस 50,000। सही है जी, ये आपकी वर्किंग के लिए, ताकि आपको याद रहे और मैं इसको ही कॉपी करके अगर यहाँ यूज़ कर लूँगा तो मेरे लिए ये आसानी हो जाएगी। मैंने कहा सर ये आ गया, तो टेक्निकली मुझे अपेरेंटली रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये शायद ज़ीरोज़ की वजह से कर रहा है, इसको हटा देते हैं। 2,715,000 में से 50 माइनस कर दिए, और सर मैंने इसमें से ये माइनस कर दिए, तो मेरा रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब इतने सेल्स हो गई, इतने पैसे नहीं आए तो मैंने कटा दिए यहाँ से, तो मेरी सेल्स कैश सेल्स में कन्वर्ट हो गई। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बता रहा हूँ। अच्छा भाई, इसके बाद सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बस 2 मिनट की कहानी है और ये सवाल ख़त्म। हमने कहा सर यहाँ पर आ गए हम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा भाई, ओपनिंग कितना आ रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, 252। सही है जी, इसमें से आप कटा दें जो आपका कैश इक्विवेलेंट है, और ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कितना था, क्योंकि आप इसको अगेन कह रहा हूँ कैश ही मानते हैं, तो सर ओपनिंग आपके पास आ रहा था 35,000 का, आपने कटा दिया। और आपने कहा सर क्लोजिंग आपके पास जानी कितना आ रहा था, क्लोजिंग आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है 310 की, और 310 में से आप कटा देंगे कोई सर 50,000, ऐसा ही है। तो सर 310 में से आप कटा देंगे 50,000, तो आप कहेंगे आपने इन्वेस्टमेंट्स की है 43,000 की, ऐसा ही है भाई। आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट्स मेड, और आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं 43,000 की, ये रही। चलें जी, सर मैंने कहा सर ये भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गई। अब सर आगे जब मैं इसको लेके जाता हूँ, तो सर आई बिलीव कि मेरा ये पूरा पोर्शन हो चुका है, पूरा पोर्शन हो चुका है, इक्विटी भी हो चुकी है। अब खाली क्या रह गया मेरे पास, ट्रेड एंड अदर पेबल, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो सर ट्रेड एंड अदर पेबल 1140 से इंक्रीज हुआ है। सर जब भी ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं सर, ऐड बैक करते हैं, क्योंकि इतना पैसा आपकी जेब से नहीं गया, और मैं देखता हूँ कोई इसके अंदर इंटरेस्ट तो शामिल नहीं है। सर करंट पोर्शन लॉन्ग टर्म में शामिल है, शुगर इसके अंदर नहीं है, तो इसको मैं सीधा सीधा ले सकता हूँ। तो सर 1,422,000 यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, मैंने कहा सर यहाँ पर आ गया मेरे पास 1,422,000 माइनस 1,140,000। तो सर इतना आपने ऐड बैक कर दिया, ये आपके पास आ गया सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जो हिसाब किताब है वो। और सर मैं ज़रा इसको यहाँ पे इक्वलेंट कर दूँ, और सर आखिरी रह गया हमारा, और फिर ये सवाल क्लोज है। ये आ गया हमारे पास सर, हम थोड़ा लाइबिलिटी साइड वाला उठाते हैं, ताकि हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स को, लॉन्ग टर्म लोन्स। अच्छा भाई, जब लॉन्ग टर्म लोन की बात आ रही है, तो सर हम यहाँ पर करंट और नॉन करंट पोर्शन दोनों लेंगे, आपने साथ बने रहना है। मैंने कहा कि सर यहाँ पर सबसे पहले तो 1,050,000 1,050,000 में प्लस कर दें आप सर 90,000, और इसमें से माइनस कर दें इंटरेस्ट, क्योंकि करंट पोर्शन में एग्जामिनर भाई ने डाल दिया, ये जिसने भी सवाल बनाया उसने, सही जी अलग से भी दे सकता था बट नहीं, मेहनत करवानी है। उसने कहा भाई 50,000। सही है जी, इसने कहा भाई ओपनिंग से 50,000 कटा दो। अच्छा भाई, हमने कहा कि भाई अब 70,000 कटाना है, क्लोजिंग तो 750, 1/22, 750 प्लस 1/22 माइनस, सर 1/22 के बाद हमारे पास माइनस करना है हमने
70,000। देखा यहाँ पे बचत बचत हो गई ना, अभी हम लोग गलत करते हैं यहाँ पे। 70,000 है, अगेन देख लेंगे 70 और ओपनिंग 50 है, तो 1050, 90 और 50 माइनस हुआ है। ओके, तो सर अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हुआ है लोन रीपेड। तो हमने कहा सर इसमें से अगर ये माइनस करें तो लोन रीपेड आ गया 288 का। तो हमने कहा भाई यहाँ पर लोन रीपेड आ गया सर ये, और मैं यहाँ पर अगर आप बुरा ना माने तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक कर दूँ। और इंटरेस्ट एक्सपेंस भाई ने बताया हुआ है नीचे हमारे पास 90,000 का। अगेन लेट मी रीकन्फर्म, ओके 90,000 है, क्योंकि सर एक्सपेंस का होना अलग बात है, पे होना अलग बात है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ इंटरेस्ट पेड, और सर वो इंटरेस्ट पेड यहाँ से निकलेगा हमारा, ये रहा, इसको हमने उठाया और हमने कहा सर आखिरी चीज़ इंटरेस्ट पेएबल ओपनिंग कितना है भाई 50,000। हाँ भाई, और क्लोजिंग कितना है 70,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर था 90,000, और आपने कहा सर खाली इसमें आप ये प्लस कर लें तो 70,000 का इंटरेस्ट रीपेड आ गया। सही है भाई, इंटरेस्ट पेड। हमने ये कहा कि भाई यहाँ से मैं इंटरेस्ट पेड माइनस कर दूँ और मैं कैश फ्लो को क्लोज करूँ उसके बाद, और सर टैक्स पेड, क्योंकि टैक्स पेबल का अकाउंट नहीं है इसमें, अगर होता तो हम वो बनाते। तो हमने कहा भाई जो भी टैक्स एक्सपेंस है वही पेड है, तो 676,020, 676,020। अच्छा जी सर, अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि भाई 676,020, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद मैंने कहा सर अगर मैं इसको सम करूं, अगर मैं इसको सम करूं तो ये आ गया 5210,633। हाँ भाई सर, इसके अंदर अगर मैं ये ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा सर क्या 4464613। ऐसा ही है भाई। तो सर हमने कहा ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। चलें जी, हमने कहा मैं अगर इसको आगे ले गया था, मैं यहाँ ले आऊँ सर, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रेड एंड अदर पेबल भी पार्क हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास पीपी परचेज की, आईपी परचेज की, इन्वेस्टमेंट्स की, कुल मिला के इन्वेस्टमेंट्स पे इतना पैसा लग गया हमारा। और सर अगर हम यहाँ पर ये ले लें तो हमने कहा कि भाई नेट कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इतना आ गया, यही है। अच्छा भाई, अब हम अगर यहाँ पर देखें नेट कैश इनफ्लो फॉर द ईयर, तो सर ये यहाँ से पैसा आया, यहाँ पैसा गया, और ऑपरेशन से इतना आया, तो ये नेट कैश इनफ्लो फॉर द ईयर हमारा हो गया ये। और ये फार्मूला देख लेते हैं कि हमने सही लगाया, ये यहाँ से उठाया और ये प्रॉफिट के साथ उठा लिया, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए 4506,800। चलें जी सर, इसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि मैं ऐड करूँगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सर मेरे पास जो कैश बैलेंस है 2902,000, 2902,000 सर, आई बिलीव ये ओपनिंग कैश है। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिसको मैं कैश आउटफ्लो मानता ही नहीं हूँ, मैं कैश इक्विवेलेंट मानता हूँ। तो क्या सवाल के अंदर हम देखें कैश इक्विवेलेंट कितना था। सर कैश इक्विवेलेंट हमारे पास यहीं कहीं दिया हुआ था, कहाँ चला गया, ये रहा भाई। हाँ भाई, लास्ट शेयर कितना था 35,000। तो मैंने कहा सर अगर मैं इसमें 35,000 ऐड कर दूँ, तो हमने कहा सर 2902,000, 35,000 ये आ गया। तो हमारे पास जो क्लोजिंग आएगा वो भी कैश आएगा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। और सर अगर मैं इसको क्लोजिंग कैश रखूँ यहाँ पर, सही जी, और क्लोजिंग कैश कितना है बच्चों, क्लोजिंग कैश आ रहा है ये 11476,113।
सर ये तो मैच नहीं हो रहा भाई, इसके अंदर आप ऐड कर दें कैश प्लस इक्विवेलेंट। सर डिफरेंस कितने का आ रहा है? अल्लाह करे कि ये डिफरेंस सिर्फ इसका ही आ रहा हो। और सर मुझे लग रहा है कि हमें सफलता हासिल हुई है, और हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कुल मिला के वो इक्विवेलेंट का ही आ रहा है। मैं इसके अंदर अगर इक्विवेलेंट ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट कि पीपी के साथ अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वो सवाल पूछ लिया कैश फ्लो के साथ तो कैसे होगा जी। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।